हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा नाबार्ड ग्रेड ए 2026 की एआरडी की सीरीज के लिए सेकंड सेशन है। पिछले सेशन में हमने एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। इस सेशन में हम लोग एग्रोनॉमी को इंट्रोड्यूस करेंगे। छोटा सा सेशन रहेगा जिसमें एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, मीनिंग और उसके स्कोप की बात करेंगे। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, इसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम का ग्रुप है। यहाँ पे एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपकी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह हैं वो सब कुछ अवेलेबल रहेंगी आपको। एक बार सिलेबस से इसको रिलेट कर लेते हैं। ये हमारा यूनिट 1 का सिलेबस है जो नाबार्ड के पिछले साल की नोटिफिकेशन में डिफाइंड है। हम लोग फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं अभी एग्रीकल्चर। ए से हम लोग सेकंड यूनिट मानकर चलेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, मीनिंग और उसकी ब्रांचेस के बारे में ब्रीफली समझा था। वहां पे हमें बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं थी। इस वीडियो में हम लोग एग्रोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें एग्रोनॉमी की डेफिनेशन, मीनिंग और स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी की बात करेंगे। इसमें भी हम लोग बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। रफली 15 मिनट के अप्रोक्सीमेटली ये वीडियो की ड्यूरेशन चलेगी। यहाँ पे हम लोग इसे समझते हुए जब नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फील्ड क्रॉप से, यहाँ से हमें ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो अभी हम लोग इस सेकंड वीडियो को भी, ये भी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो ही है, इसको बस एक बार आप लोग देख लीजिए। नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इन दोनों यूनिट्स के नोट्स बना, सॉरी, फर्स्ट और सेकंड वीडियो के नोट्स बनाने की। चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग है, बट यूनिट नंबर 3 से आपको नोट्स जरूर बनाने होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो में आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले, ये मेरा नाबार्ड ग्रेड ए का टेलीग्राम ग्रुप और चैनल है जो मैंने आप लोगों से कहा था ज्वाइन करने के लिए। अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं करा हो तो ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो की पीडीएफ इन चैनल और ग्रुप्स में ही आपको अवेलेबल होगी। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अब एग्रोनॉमी से। एग्रोनॉमी क्या होता है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो के अंदर छोटी सी डेफिनेशन समझने की कोशिश की थी एग्रोनॉमी की। तो एग्रोनॉमी इज द अप्लाइड साइंस, है ना। ये एक तरह की अप्लाइड साइंस है जो कि स्टडी करेगी, मैनेज करेगी फील्ड क्रॉप्स को और सॉइल्स को, सॉइल जिसके अंदर वो फील्ड क्रॉप्स हमारे ग्रो हो रहे हैं, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अचीविंग मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तीन चीजें हमें चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये क्या करती है, ये प्लांट साइंस से, सॉइल साइंस से, एनवायरमेंटल साइंस से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेकर एक ऑप्टिमल क्रॉप प्रोडक्शन सिस्टम बनता है। इट इन्वॉल्व डेवलपिंग एफिशिएंट फार्म प्रैक्टिसेस, जैसे सोइंग टेक्निक्स हुई, इरिगेशन शेड्यूलिंग हुआ, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हुआ, वीड कंट्रोल हुआ, है ना। तो अगर हमारे पास क्रॉप, सॉइल और क्लाइमेट इंटरेक्शन की बेटर अंडरस्टैंडिंग है तो हम उसके अकॉर्डिंगली अपनी सोइंग टेक्निक्स, इरिगेशन शेड्यूलिंग, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन, वीड कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, सो दैट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और सस्टेनेबिलिटी बढ़े, ensuring that crop perform well under varying ecological condition। एग्रोनॉमी जो वर्ड आ रहा है ये इटसेल्फ ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर है एग्रोस और नोमोस। एग्रोस का मतलब हो गया फील्ड और नोमोस का मतलब हो गया मैनेजमेंट या फिर लॉ। So collectively it is a systematic management of field crops for improved growth and yield। It represents a holistic approach to planning, executing and evaluating all operation related to field agriculture। ठीक है, क्लियर है। अप्लाइड टर्म्स में हम लोग बात करें तो एग्रोनॉमी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे क्रॉप्स अपना फुल जेनेटिक पोटेंशियल दिखा सकते हैं बाय अडॉप्टिंग वेल रिसर्च प्रैक्टिसेस सच एज एप्रोप्रिएट लैंड प्रिपरेशन, सीड डिटर्मिनेशन, न्यूट्रिएंट शेड्यूलिंग, इरिगेशन डिसीजन, पेस्ट एंड वीड रेगुलेशन थ्रू आउट द क्रॉप साइकिल। एग्रोनॉमी के स्कोप की बात करें, एग्रोनॉमी का स्कोप क्या क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो एग्रोनॉमी हमारे हर मेजर माइनर ऑपरेशन के साथ इन्वॉल्व होता है, हर मेजर माइनर ऑपरेशन को कवर करता है जो भी हमारी फील्ड क्रॉप्स के लिए होती है, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन हो गया, सोइंग मेथड्स हो गया, सीड ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट पॉपुलेशन मैनेजमेंट हो गया, इंटर कल्टीवेशन हो गया, न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन हो गया और टाइमली हार्वेस्टिंग हो गई। इसका जो स्कोप है वो सिर्फ इन तक नहीं है ना। इट्स स्कोप एंश्योर दैट दीज प्रैक्टिसेस आर टेलर्ड टू क्रॉप रिक्वायरमेंट एंड रीजनल क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि एक हार्ड एंड फास्ट आपको एक सीधी लाइन की तरह आपको सारा ट्रीटमेंट बता दे कि भाई ऐसे लैंड प्रिपेयर करनी है, ये सोइंग मेथड है, ये सीड ट्रीटमेंट, और हर जगह इंडिया में यही करते चलो, नहीं। क्योंकि इंडिया में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अलग अलग लैंड पैटर्न है, अलग अलग तरह की सॉइल है, अलग अलग तरह का क्लाइमेट और वेदर कंडीशंस है। तो हर जगह के हिसाब से और अलग अलग क्रॉप्स के हिसाब से हम इसको टेलर भी कर सकते हैं। सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करें तो एग्रोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिएंट डायनामिक्स, सो दैट हम लोग एक बैलेंस फर्टिलाइजर शेड्यूल्स को बना पाए। अगर हमारे पास सॉइल की अंडरस्टैंडिंग है कि सॉइल के अंदर क्या है, सॉइल में, सॉइल किस चीज में रिच है, कोई सॉइल होगी जिसमें पोटैश अच्छा होगा, कोई सॉइल होगी जिसमें ह्यूमस अच्छा होगा, कोई
कोई सॉइल होगी जो एसिडिक नेचर की होगी, कोई सॉइल होगी जो एल्कलाइन नेचर की होगी। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें कौन सा फर्टिलाइजर किस सॉइल में डालना है, उस सॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझ पाएंगे तो हम लोग अपना फर्टिलाइजर की शेड्यूलिंग, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को हम लोग मैनेज कर पाएंगे। तो इसके लिए इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट एक प्रैक्टिस होती है, वो डेवलप की जाती है सॉइल एंड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स होते हैं और सॉइल कंजर्वेशन मेजर्स होते हैं, सो दैट लॉन्ग टर्म सॉइल हेल्थ बनी रहे। इस चीज को हम लोग डिटेल में सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन वाली सेकंड यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन शेड्यूलिंग। वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन शेड्यूलिंग की बात करें तो एग्रोनॉमी एक ऐसा एफिशिएंट इरिगेशन प्लान बनाता है बाय स्टडिंग क्रॉप वाटर नीड्स। उस क्रॉप को कैसी वाटर नीड्स है, सॉइल मॉइस्चर बिहेवियर, सॉइल का बिहेवियर कैसा है, वो मॉइस्चर को रिटेन कर रहा है या सारा पानी उड़ जा रहा है, वाटर यूज एफिशिएंसी, इरिगेशन मेथड, क्योंकि हमारे अलग अलग तरह के इरिगेशन मेथड्स हैं जो हम अलग अलग तरह के क्रॉप्स में यूज करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी भर का पानी लिए और बाल्टी भर भर के खेतों में डाल रहे हो। कुछ जगह हम लोग स्प्रिंकलर लगाएंगे, कुछ जगह हम लोग ड्रिप इरिगेशन भी यूज करेंगे। तो ऑप्टिमल वाटर यूज करना है स्पेशली वाटर स्केर्स रीजन में, एंड प्रमोट करना है ऐसी प्रैक्टिसेस को कि पानी का वेस्टेज कम हो और क्रॉप रेजिलियंस हमारी इंप्रूव हो जाए। फिर आता है हमारा वीड और पेस्ट मैनेजमेंट, ये हम लोग फील्ड लेवल पे काम करते हैं। तो एग्रोनॉमी स्टडीज द बायोलॉजी एंड इकोलॉजी ऑफ वीड्स विच आर मेजर कॉम्पिटिटर्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, लाइट एंड वाटर। ठीक है, मेजर जो तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बायोलॉजी और इकोलॉजी ऑफ वीड्स को स्टडी कर रहे हैं वीड और पेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। इसके अंदर प्रैक्टिसेस जैसे कि मैनुअल वीडिंग, हर्बिसाइड यूज, मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब आती है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। तो हम लोग जब इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं वो हम लोग क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा हाइजीन बनी रहे, फील्ड की हाइजीन बनी रहे। ऐसा ना हो कि हम लोग वीड के लिए केमिकल्स यूज करके अपने क्रॉप्स को ज्यादा केमिकल इन्फ्लुएंस कर दें, और हमारी ईल्ड भी प्रोटेक्टेड रहे। फिर हम लोग बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, फार्म प्लानिंग की। जब क्रॉपिंग सिस्टम और फार्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो एग्रोनॉमी का जो स्कोप है, इट एक्सटेंड टू डिजाइनिंग क्रॉपिंग सिस्टम सच एज इंटर क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन और सीक्वेंशियल क्रॉपिंग। तो जब हम क्रॉपिंग पैटर्न वाला यूनिट करेंगे उसके अंदर हम लोग इसको समझेंगे कि इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, कैसे क्रॉप रोटेशन करते हैं, या सीक्वेंशियल क्रॉपिंग क्या होती है, चारों चीजें हम लोग वहां समझेंगे। तो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी फर्दर एक्सटेंड्स टू क्रॉपिंग सिस्टम को डिजाइन कैसे करना है। ये सिस्टम हमें बताता है कि कैसे हम अपने लैंड यूज एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मैनहेंस हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जब लैंड यूज एफिशिएंसी बढ़ेगी, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी या मेंटेन रहेगी, तो क्या होगा, हमारी इनकम स्टेबिलिटी बढ़ेगी, वाइल रिड्यूसिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद मोनोक्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल, आपने एक ही क्रॉप लगाया हुआ है और वो क्रॉप किसी वजह से फेल हो गया, आपकी तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। तो अगर आपने वहां पे इंटरक्रॉपिंग करी हुई है, मिक्स क्रॉपिंग करी हुई है, कोई दूसरी चीज भी आपने करी हुई है एडिशनली, तो वो आपको बेनिफिट मिलेगा कि अगर एक जगह से इनकम फेल हो गई तो एटलीस्ट दूसरी जगह से इनकम तो बनी रहेगी। एक तो इनकम स्टेबिलिटी रही, दूसरा तब दोनों जगह से इनकम आ रही है तो वहां पे आपकी इनकम जनरेशन के भी एवेन्यूज बढ़े। फिर आता है ड्राईलैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर। प्रॉब्लम ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर आपके फर्स्ट यूनिट का ही एक मॉड्यूल है, पूरा एक वीडियो उस पर हम लोग करेंगे डिटेल में। तो एग्रोनॉमी जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर ड्राईलैंड फार्मिंग, इंक्लूडिंग मॉइस्चर कंजर्वेशन, ड्रॉट रेजिस्टेंट वेराइटीज, रेनफॉल बेस्ड सोइंग प्लांट्स, मल्चिंग एंड इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग। अब ये जो एरिया ये क्रिटिकल है, क्यों, क्योंकि इंडिया का जो बहुत बड़ा एग्रीकल्चर है वो मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है। आपके जो गैंजेटिक प्लेन्स में जो आपका एग्रीकल्चर हो रहा है वो तो प्राइमरी गंगा नदी के ऊपर हो रहा है ना, वहां से आपका कैनाल सिस्टम है, पंजाब हरियाणा में आपका कैनाल सिस्टम बना हुआ है। बट उसके बाद भी आपको जो यहाँ की सीजनल रिवर्स है इन एरियाज की, उन नदियों के किनारे जो भी एग्रीकल्चर हो रहा है उसके लिए आपको रेनफॉल चाहिए, मानसून चाहिए। फिर आप नीचे की स्टेट्स में चले जाओ, मध्य प्रदेश की तरफ, उड़ीसा की तरफ, या नीचे डेक्कन प्लेटू की साइड में चले जाओ, वहां पे तो आपको रेनफॉल चाहिए ही चाहिए। इतनी बारिश होती है, इतनी बाढ़ आती है, उसके बाद भी इंडिया में कितनी जगह सूखा पड़ता है। तो हमारा जो एग्रीकल्चर है मेजरली मानसून डिपेंडेंट है। तो उसके लिए बाकी टाइम में जब हमारे पास पानी की कमी है और हमारे पास ड्राई लैंड का एरिया है, तो हमें उसके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करनी पड़ेंगी कि जैसे ऐसे सीड्स बनाए जो कि कम पानी की जगह में हो जाए, ऐसी हाइब्रिड वेराइटीज क्रॉप्स की बनाए जिसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ना रहे, है ना, रेनफॉल बेस्ड सोइंग प्लांट्स हो, मल्चिंग हो, इन सीटू वाटर हार्वेस्टिंग हो, इस तरह की हम लोग चीजों को यूज करें। तो ये आता है ड्राई लैंड और रेनफेड एग्रीकल्चर के अंदर। आगे चलते हैं। फिर है क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अब
क्लाइमेट रेजिलिएंट की सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात आप में से जिसने आरबीआई ग्रेड बी के वीडियोस देखे होंगे वहां पे हमने करी ही है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज में। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में भी हम लोगों ने इन चीजों को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करी थी आरबीआई ग्रेड बी के टाइम पर। अब नाबार्ड में देखते हैं, फिलहाल तो हमें डेफिनेशन करनी है कि मॉडर्न एग्रोनॉमी कैसे इस चीज को एड्रेस करती है। दे प्रमोट कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जीरो मिनिमम टिलेज, रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप वेराइटीज, इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो मॉडर्न एग्रोनॉमी क्लाइमेट वेरिएबिलिटी को एड्रेस करती है बाय प्रमोटिंग कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, जीरो या फिर मिनिमम टिलाज, रेसिड्यू मैनेजमेंट, क्लाइमेट स्मार्ट क्रॉप वेराइटीज, इंप्रूव्ड वाटर यूज एफिशिएंसी। अगर आपको इसमें कोई भी टर्म ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके या तो मेरे को टेलीग्राम पर भेज दीजिए, या फिर आप लोग उसे स्क्रीनशॉट लेके या फिर वो वर्ड टाइप करके गूगल में देख लीजिए, आपको उसकी डेफिनेशन और इमेजेस मिल जाएंगी, समझ आ जाएगा। अदरवाइज आगे इन द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स हम लोग ऑलमोस्ट ये हर टर्म को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इट स्ट्रेंथन्स द रेजिलियंस ऑफ फार्मिंग सिस्टम अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड्स एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। प्रिसीजन और डिजिटल एग्रीकल्चर की बात करते हैं। अब जो एग्रोनॉमी है, इट हैज नाउ इंक्लूड्स प्रिसीजन फार्मिंग, जो कि सेंसर, जीआईएस, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग और डेटाबेस डिसीजन टूल्स को यूज करते हैं, सो दैट हम लोग अपने इनपुट्स को ऑप्टिमाइज कर पाए और अपने क्रॉप की हेल्थ को मॉनिटर कर पाए। अब यहाँ पे जो शिफ्ट हो रहा है, दिस शिफ्ट हेल्प्स फार्मर रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव एक्यूरेसी एंड एनहेंस ओवरऑल फार्म प्रोडक्टिविटी। फार्म मैकेनाइजेशन की, लेबर एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो इसके अंदर क्या है, सीड ड्रिल्स आ रही हैं, प्लांटर्स आए, स्प्रेयर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं। तो क्रॉप टाइप पे, स्केल ऑफ कल्टीवेशन पे किस तरह का हमें प्लांटर लगाना है, किस तरह का स्प्रेयर चाहिए, अब ये हमारी इंजीनियरिंग इसका पार्ट बन रही है, जो एग्री इंजीनियरिंग है। इन सबको हम लोग एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इट हेल्प्स रिड्यूस लेबर डिपेंडेंसी, इंप्रूव टाइमलीनेस ऑफ ऑपरेशन एंड मिनिमाइजेस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। ठीक है। फिर एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप की बात करते हैं। एग्रोनॉमी प्रमोट्स एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग, है ना। तो जो एनवायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उन्हें प्रमोट करता है, कैसे, सॉइल कंजर्वेशन से, वाटरशेड मैनेजमेंट से, ऑर्गेनिक अमेंडमेंट से, ग्रीन मैन्योरिंग से और रिड्यूस केमिकल यूसेज से। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, हम लोग मिट्टी को मतलब मिट्टी को हेल्दी बना के रखने की कोशिश कर रहे हैं, सॉइल इरोजन रोक रहे हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, वाटर की वेस्टेज ना हो, वाटर हमें एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए अवेलेबल रहे। तो छोटे छोटे वाटरशेड ऐसे बनाते हैं जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर कर पाए, फिर चाहे वो बहुत बड़ा कैनाल हो या फिर छोटा सा पोखर या तालाब हो। ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स करते हैं कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज ना करके हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जाएं। उसी में एक ग्रीन मैन्योरिंग आ जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग में क्या है कि हम लोग गोबर की खाद यूज करने की कोशिश करते हैं, जो पेड़ पत्ते होते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं, उनकी खाद बनाने की कोशिश करते हैं। और रिड्यूस केमिकल यूसेज, कि हम लोग पेस्टिसाइड या केमिकल पेस्टिसाइड ना यूज करके हर्बिसाइड्स की तरफ जाए। तो ये भी हमारा एक एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप है अंडर आर एग्रोनॉमी। It ensures that productivity improvements are aligned with ecological sustainability. अदरवाइज आप देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एक साइड इफेक्ट आया, क्या आया कि पंजाब साइड की या हरियाणा साइड की, जो जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा था, वहां की मिट्टी बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो गई है और अंदर से खोखली हो गई है। मिट्टी की जो कैपेसिटी है, चाहे वो न्यूट्रिशन रिटेंशन की हो या वाटर रिटेंशन की हो, वो उधर काफी ज्यादा खत्म हो गई है। तो इसलिए हमें एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल स्टीवर्डशिप भी जरूरी है। तो इस वीडियो में हमारा इतना ही है। यहाँ पे हमारा एक बेसिक वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो से हम लोग थर्ड वीडियो से जो डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, वहां से आपके वीडियोस की लेंथ भी बढ़ेगी। हर वीडियो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30 मिनट के बीच का होगा, कोई कोई वीडियो 40-45 मिनट का भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। वहां से हमारी नाबार्ड की एक्चुअल प्रिपरेशन शुरू होगी। अभी तक इन दो वीडियोस में हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पढ़ने की कोशिश करी है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, डेडिकेटेड ग्रुप और चैनल है। इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा मेन विश्वास का चैनल है। इन तीनों चैनल्स और ग्रुप्स पे ही आपको वीडियोस की पीडीएफ, नोट्स और एग्जाम से रिलेटेड जो भी डिस्कशंस हैं, आप लोगों के आपस की डाउट्स हैं, वो आप लोग यहाँ क्लियर कर सकते हैं। आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक ज्वाइन नहीं करा है तो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।